अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फातिमा। एक तरफ जहाँ नए चीफ जस्टिस के मामले पर अहकाम बाकी है, एक के बाद एक हल्का खुल रहा है जो हुकूमत की बजाय ओपोजिशन के लिए खतरा बन रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्कों N154, N81, N79 और N133 पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को कामयाब करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए। अब कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के नंबर्स 212 तक पहुंच चुके हैं नाज़रीन, और हुकूमत की जानिब से कहां कहां हाथ पांव मारे जा रहे हैं, इसी पर पैनलिस्ट हम राय भी जानेंगे। अदील साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगी। क्या हुकूमत अपनी नंबर गेम पूरी करने के लिए तो ऐसे मामलात पर फोकस नहीं कर रही? अगर आईनी तरमीम के लिए मखसूस नशिस्तों के फैसले वापस ना हो और नून लीग को गुंजाइश ना मिले, तो फिर यहां से नंबर गेम क्या आप देख रहे हैं कि उनके हक में होगी? देखिए, हुकूमत आए रोज़ जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में जो रिकाउंटिंग्स हुई हैं, उसके नतीजे में हुकूमत पहुंच रही है 2/3 अक्सरियत के नंबर के करीब। लेकिन ये दो मामलात हैं। एक, हुकूमत का टारगेट है कि वो जो इस वक्त 212 के नंबर पे खड़ी है, उसने 224 तक पहुंचना है। JUI फे को साथ में लाए 220 तक पहुंचती है। 4 का शॉर्टफॉल है। ये 4 का शॉर्टफॉल वो इस तरह से पूरा करना चाहते हैं कि ये जो रिकाउंटिंग के मामलात हैं, ये रिकाउंटिंग के मामलात में सिर्फ 3-4 हल्के मजीद ऐसे खुलें और वो आसानी से 2/3 अक्सरियत पर पहुंच जाएं, क्योंकि सेनेट के अंदर वो 64 के नंबर को JUI फे को साथ मिला के पहुंच जाते हैं। अब ये जो मामला है रिकाउंटिंग वाला, ये मैं आपके साथ शेयर करूं। ये रिकाउंटिंग वाला मामला है क्या? इसमें एक फैसला जस्टिस काजी फायज ईसा वाले 3 रुकनी बेंच का, और एक फैसला है जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब वाले बेंच का। अब जस्टिस काजी फायज ईसा वाले केस के बेंच का जो फैसला है, उसमें उन्होंने कहा कि जहां मार्जिन 5% से कम हो वहां रिकाउंटिंग होनी चाहिए। और आप देखें कि उसके नतीजे में PTI की 4 सीटें चली गई, 3 कौमी असम्बली की चली गई, 1 प्रोविंशियल असम्बली की चली गई। अब जो जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब वाले बेंच का मामला है, उसमें उन्होंने एक नजीर ऐसी तय कर दी है जो हुकूमत के रस्ते में एक रुकावट बन गई है। वो रुकावट क्या है? उसमें उन्होंने ये अली गौहर बलोच वाले मामले में ये पूछा था, जो फैसलाबाद का हल्का था, इसमें उन्होंने कहा था N97 में कि आप हमें एक ऐसी दरख्वास्त दिखा दें जो आपने उस वक्त कंसोलिडेशन से कबल दे दी थी, बेशक आरओ ने रिजेक्ट कर दी हो, वो प्रोवाइड नहीं कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इकरार दे दिया कि जहां पे एडमिटेड फैक्ट वाला मामला होगा और जो जहां पर एडमिटेड फैक्ट नहीं होगा, ये दो अलग मामलात होंगे। ऐसे नहीं है कि अब कोई आए और आके दरख्वास्त दे और उसकी रिकाउंटिंग हो जाएगी। तो हुकूमत के लिए यहां थोड़ी सी, यानी जो 4 सीटों का शॉर्टफॉल रह गया है, यहां पर उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं। अब मामला है कि एक जो हुकूमत के हल्के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में चैलेंज हुए हुए हैं जी, क्या हुकूमत को खतरा है? जो ये कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर में ये हल्के जो हैं उनको टारगेट किया जा सकता है। तो वो नंबर्स भी मैं आज आपके सामने रखने लगा हूं कि क्या हुकूमत जो है, अगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो इस वक्त स्टे पे हैं, जो इस वक्त रुके हुए हैं, जो इस वक्त काम नहीं कर रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के स्टे ऑर्डर हैं, वो चल नहीं रहे, लेकिन अगर वो स्टे विकेट भी हो जाएं तो क्या हुकूमत जो है वो गिर जाएगी? क्या हुकूमत जो है वो या सरवाइव करेगी? इसमें 266 में से 97 हल्के ऐसे हैं ये कौमी असम्बली के जो चैलेंज हुए थे। उनमें से 76 जो हैं ये PTI के लोगों ने चैलेंज किए, 9 PMLN के लोगों ने चैलेंज किए, 4 पीपल्स पार्टी के लोगों ने चैलेंज किए, 4 JUI के लोगों ने और 6 आजाद लोगों ने चैलेंज किए थे। अब इनमें से अगर बहुत बड़ी तादाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्राइब्यूनल में कामयाबी ले लेती है, यानी इन 76 में से 40 पे भी जीत जाती है, यानी ये बहुत बड़ा फिगर है, यानी 50% से भी ऊपर चला जाता है, और ये अगर ऐसा हो जाता है तो तब भी हुकूमत का जो नंबर बनता है वो 172 बनता है। 169 चाहिए, 172 बनता है। तो ऐसे में भी हुकूमत के लिए ये जो हुकूमती हल्के हैं उनका ख्याल है कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है। जो उनके वीक हल्के भी हैं, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद के 3 हल्के, ये हुकूमत के लिए एक बड़ा मुश्किल है, यहां पर मुश्किल फेस आ रही है। ये 3 हल्के दर्द सर बने हुए हैं, और इसमें भी इन्होंने स्ट्रेटेजी ये बनाई है कि अगर ऐसी सूरत हाल बनती है, ट्राइब्यूनल काम करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए फॉर्म 45 का मसला बन जाता है, तो फिर ये शायद रिजाइन कर दें
और उसके बाद फिर ये दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में मामला जाए, और ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाहिर है हुकूमत के लिए फिर मैनेज करना आसान होता है अगर ये फॉर्म 45 वाला मामला इस तरह से मैनेज नहीं होता। तो ऐसे में जो हुकूमत है वो 2/3 अक्सरियत के करीब जरूर पहुंची हुई है, लेकिन अब दो मुख्तलिफ फैसले हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब वाले बेंच का फैसला जहां वो सपोर्ट कर रहा है इस मामले को, जो हुकूमत को बज़ाहिर यानी उस फैसले के बाद एक उसके लिए सहूलत है, लेकिन इसमें जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा है कि दरखास्त उस वक्त की देनी होगी जब रिजल्ट 8 फरवरी के इलेक्शन के दौरान कंपाइल हो रहे थे, और उस दौरान दरखास्त आई होगी, एस्टैब्लिश करना होगा। अगर ये मुतनाज़ा मामला होगा तो मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास जाएगा, और इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास आपको मालूम है कि जब मामला जाएगा तो वहां की सूरत हाल और आरओ की काउंटिंग की सूरत हाल, ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन जो है वो हुकूमत के लिए बनेंगे। बिल्कुल साहब, जिस तरह से हुकूमत का मिजाज तो बता रहे हैं आदिल साहब, और अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन जाने के बाद इलेक्शन कमीशन के क्या इख्तियारात होते हैं, और इलेक्शन कमीशन का जो दायरा इख्तियार है वो कब खत्म होता है? देखिए, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पे आपने बात की, ये करते हुए मैं वाज़े कर लूँ या मैं क्लैरिफिकेशन आपसे ले लूँ कि आपने बताया कि जहाँ पे हुकूमत के मर्ज़ी के या हुकूमत के हक़ के रिकाउंटिंग हुई है, वहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन ने इमीडिएटली सीटें री नोटिफाई कर दी हैं और उन कैंडिडेट्स को बता दिया है। जहाँ पे हुकूमत से सीटें ली जा रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रिज़र्व सीट्स या दीगर चीज़ें, उसमें तो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई इस तरह की फुर्ती नहीं दिखाई। क्या ये बात दुरुस्त है? मैंने जो आपका इंट्रोडक्शन सुना जी, तो देखिए, इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार तो फिर आइन और कानून के नीचे तो जितना भी है, पोस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट्स में इलेक्शन कमीशन जो है उसका रोल नहीं होता, ट्राइब्यूनल्स का रोल होता है। लेकिन आजकल जिस तरह की इलेक्शन कमीशन की आइन और कानून की अंडरस्टैंडिंग है, ख़ास तौर पे जिस तरह के उनके सरबराह हैं, इससे तो मेरा ख्याल है बहुत कम फ़र्क पड़ता है कि 218 से 222 तक का इलेक्शन, आर्टिकल 218 से 22 तक इलेक्शन कमीशन की पावर्स क्या हैं। इलेक्शन कमीशन इंशाल्लाह खुल के इंसाफ करेगा हमारे इलेक्शंस में, और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट भी इंशाल्लाह ताला उस इंसाफ को अपहोल्ड करेगी। ठीक है साहब, देखिए, मैं अदील साहब की बात से कोई ज़्यादा डिसएग्री तो नहीं कर सकता आपकी इजाज़त से, लेकिन 2-3 छोटी छोटी करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को काम करने से ज़्यादा देर के लिए रोका नहीं जा सकता। आप ये कर सकते हैं कि थोड़ी देर उसको स्टे पे चला लें। आप ये कर सकते हैं कि 2-4 सीटों के अंदर आप कहें कि एप्लीकेशन दुरुस्त नहीं थी, आप फॉर्म 45 ना सबमिट करें, दीगर चीज़ें करें, थोड़ा सा इसके अंदर तूल दी जा सकती है। शायद मकसद यही तूल देना है एटलीस्ट इमीडिएटली, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए लोग पूरे हो जाएं, जिसके बाद फिर अगर 2/3 मेजॉरिटी ना भी रहे और एक दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाए, उसके बाद अगर ये 2/3 मेजॉरिटी ट्राइब्यूनल्स के अंदर ख़त्म भी हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल हुकूमत को इतना फ़र्क पड़ता है। स्ट्रैटेजी तो ये लगती है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी कोई देर पा या कानून से इसका कोई बहुत गहरा ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ एक डिलेइंग स्ट्रैटेजी लगती है, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने किसी ना किसी वक्त काम करना ही है, और जब भी करेंगे तो मेरा ख्याल है फॉर्म 45 की काउंटिंग तो करनी पड़ेगी। ये तो एक बुनियादी कानून का सवाल है। बिल्कुल साहब, कितना वक्त मुकर्रर होता है ट्रिब्यूनल के पास, और एक हल्के की रिकाउंटिंग के लिए कितना वक्त मुकर्रर होता है? देखिए, टाइमलाइंस वैसे तो अदालत डिटर्मिन करती है, जो ट्राइब्यूनल बनता है वो डिटर्मिन करती है, लेकिन हमने माजी के और आइन के अंदर और कानून के अंदर ये फैसले 6 महीने के अंदर होने चाहिए। लेकिन हमने माजी के अंदर देखा कि काफ़ी इसके अंदर तूल भी दी गई केसेस को, और कुछ ऐसे फैसले भी हैं जो पूरी इलेक्शन टर्म गुजर गई, जो पूरी इलेक्टोरल टर्म गुजर गई, वो फैसले नहीं हुए। जो अदील साहब पहले बात कर रहे थे, मैं थोड़ी सी अगर उसके ऊपर मज़ीद बात कर सकूं आपकी इजाज़त से। अदील साहब कह रहे थे कि अगर 40 सीटें गिर भी जाएं या चली भी जाएं हुकूमत की किसी वक्त, एक सब्सिक्वेंटली अगर ट्राइब्यूनल्स काम करने शुरू कर दें और 30-40 सीटें ऊपर नीचे हो जाएं, तो भी नंबर्स में हुकूमत नहीं गिरेगी। ये बात अदील साहब की दुरुस्त है कि नंबर्स में शायद हुकूमत ना गिरे, लेकिन जिस बात को शायद अदील साहब इग्नोर कर रहे हैं, और अगर उस पर थोड़ा सा वजाहत भी ये कर सकें कि हुकूमत को गिराने के लिए हुकूमत की मेजॉरिटी ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है। इस हुकूमत को गिराने के लिए अगर नवाज शरीफ साहब की सीट ओवरटर्न हो जाए और मरीम नवाज साहिबा की सीट ओवरटर्न हो जाए, शहबाज शरीफ साहब तो चलें शायद फिर भी जीते हों,
लेकिन अगर ये दो बुनियादी सीटें ओवरटर्न हो जाएं, साथ शहबाज शरीफ वाली सीट भी, शहबाज शरीफ साहब वाली सीट भी थोड़ी सी सस्पेक्ट है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब अपनी सीट खो दें और नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट से ख़त्म से निकल जाएं, तो कितनी मेजॉरिटी मौजूद होगी तो नून लीग हुकूमत करती रहेगी अदील साहब। अगर बाकी तमाम सीटें भी मौजूद रहें और ये दो ओवरटर्न हो जाएं सिर्फ, तो क्या आपके ख्याल में, या ये 3 सीटें ओवरटर्न हो जाएं, शहबाज शरीफ साहब वाली, मरियम साहिबा वाली और नवाज शरीफ साहब वाली, और बाकी तमाम सीटें 2/3 मेजॉरिटी भी हो और मौजूद रहे, तो आपके ख्याल में नून लीग हुकूमत करती रहेगी और ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा? वो किसी नए मेरिट के ऊपर किसी साफ शफाफ बंदे को पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर बना देंगे और कहेंगे कि हमारी हुकूमत चलती रहे, और किसी साफ शफाफ बंदे को वफाक के अंदर बना देंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह होगा। मेरे ख्याल में ये सारी बात एक तो नेचुरली 2/3 मेजॉरिटी की है, जो कि अभी हुकूमत की स्ट्रैटेजी से पता चलेगा कि वो क्या करेंगे। लेकिन अगर ट्राइब्यूनल के तहत सीटें ख़त्म होनी हुई तो इस्लामाबाद और दीगर सीटों से हुकूमत नहीं जाएगी, लेकिन टोटल 2 या 3 ऐसी सीटें हैं जो अगर खुल गईं और नवाज शरीफ साहब अपनी हैसियत नेशनल असम्बली में खो गए और मरियम साहिबा प्रोविंशियल असम्बली में अपनी हैसियत खो गईं, तो फिर जितनी भी सीटें नून लीग के पास हों, अगर नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के पास हुकूमत नहीं होगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि बाकी पार्टी में किसके पास हो? मेरा नहीं ख्याल कि वो हुकूमत को चलाएंगे फिर। जी ठीक है हसन साहब, जिस तरह से साहब बता रहे हैं और जिस वो पोजीशन की बात कर रहे हैं, आप पहले भी फॉर्म 45 और 47 का मवाजना सामने लाते रहे हैं, फिर 8 फरवरी से लेकर आज तक हमने बेशुमार हलकों से मुतालिक हक़ाइक़ आवाम के सामने रखे। क्या इन हलकों में वाकई हालात ऐसे थे कि पहले नून लीग का उम्मीदवार हार गया था? देखिए, बुनियादी तौर पे अगर देखे जाएँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या कोई आज़ाद करे हुए, तो उनके जब रिज़ल्ट आने शुरू हुए तो फॉर्म 45 और 47 का मुवाजना अगर हम करते तो हमें कई सवालात खड़े होते रहे, जिसका हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के हेड क्वार्टर और दीगर ज़िम्मेदारान से हम पूछते रहे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, लेकिन वो जवाब देने से कासिर रहे। लेकिन मसला ये है कि बात 2 चीज़ों पर हो रही है। एक ये कि फॉर्म 47 उस वक्त का जारी हुआ, फिर उसके बाद फॉर्म 49 जारी होता है, और आज जो दोबारा गिनती की गई, तीनों आपस में मुताबिकत नहीं रखते। 47 की बात करें तो वो मेरे सामने है NA 79 गुजरांवाला का। तो यूँ अगर बात करें तो उसका मैं देख रहा था कि जो 2,93,000 वो कहते थे वोट कास्ट हुए, 978, तो वहाँ पे उन्होंने कहा नहीं, इससे थोड़े कम वोट कास्ट हुए जो उन्होंने फॉर्म 49 में जारी किया। इसी तरह जो उन्होंने कहा कि खारिज वोट जो किए, मुस्तरद किए, 9,300 थे, फिर फॉर्म 49 में उन्होंने कहा नहीं, 9,364 थे। यानी इनके मुताबिकत नहीं रखते, कुछ ना कुछ फिगर आपस में दाएं बाएं हैं। वो देखें ना कि जब दीगर हलकों की तरफ जाते थे, हम तो अंगूठा देख के परेशान हो जाते थे कि क्या ये लोग इतने बड़े अंगूठे वाले, वो कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो 8 फरवरी को निकले और उन्होंने जो है वो वोट कास्ट किए, या वो ऐसे जो रिटर्निंग ऑफिसर पाए गए। हम तो कई सवालात लेकर जो है वो बाहर फिरते रहे तलाश करने के लिए। आज भी अगर हम देखें तो NA 79 जो कि एहसानुल्लाह विक साहब जो आज़ाद थे, जिनके 1,04,000 से कम होने के बाद 92,581 वोट कर दिए गए, यहाँ पर 9,300 वोट खारिज थे, मुस्तरद कर दिए गए थे। लेकिन अब दोबारा ये गिनती करने के बाद बताया गया कि 23,845 वोट मुस्तरद हो गए। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये कैसे हो सकता है कि उस वक्त के रिटर्निंग ऑफिसर्स जो फॉर्म 47 बनाने वाले थे, 45 को लेकर आगे सामने आए, फिर 49 जारी किया गया, इतना अरसा गुजर गया, क्या आंखें बंद रखी? किसी ने इस पर जो है सवालिया निशान नहीं उठाया कि आप 9,000 से 23,000 तक जा रहे हैं, लगभग इतना 13-14,000 का मार्जिन आप सामने रख रहे हैं। किसी को यह ख्याल नहीं आया, यानी इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला है ये। आज क्या कभी भी इसकी तहकीकात शुरू हो जाए, मैं कहता हूं एक हल्का फ्रांसिक करवा लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां पर क्या सिचुएशन थी। इसी तरह अगर आप हल्का NA 154 की अगर हम बात करें, लोधरा की जिसकी बात करते हैं, वो बताते हैं कि 7,803 वोट खारिज किए गए, मुस्तरद हो गए, बिल्कुल हो जाते हैं, 8,000 10,000 तक होते रहे। लेकिन जब दोबारा गिनती की गई अब तो हम देख रहे हैं कि 20,816, कहां 7,800, कहां 20,000, यानी इतने मार्जिन में आप रख रहे हैं। खुद आप अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फिर जो दोबारा गिनती करने वाले अफराद हैं,
ठीक है, आपने अपनी गिनती पूरी करनी है, आप कीजिए, कोई रास्ता लीजिए, लेकिन आप ऐसे को ऐसे पहले पर लगे हुए धब्बे को मजीद आप जो है वो निशान आप कंफर्म कर रहे हैं कि बिल्कुल यहां पे धब्बा नहीं, धब्बे लगे हुए हैं। ये तो बड़ा खौफनाक सिस्टम पैदा हो जाता है। तो इसी तरह अगर हम चले जाएं NA81, तो वहां पर भी अगर आप देखें तो वो मार्जिन यानी अजीबोगरीब सी सिचुएशन है। फिर इसी तरह PP 153 वहां पर 2691 से आपने बढ़ती हासिल करवा दी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को। आप मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को जिस तरीके से मर्जी जितवाने की साजिशें इकदाम करें, लेकिन हम तो डॉक्यूमेंट्स के जरिए अगर रखें तो उस पर तो कई सवालात करे होते हैं दोबारा गिनती करने वाले पर भी, और बल्कि उनको सजा देनी चाहिए उन रिटर्निंग ऑफिसर्स को जिन्होंने फॉर्म 47 जारी किया, 45 तैयार करके इनको दिए, और फिर दोबारा गिनती करते वक्त जो है वो ऐसा उनको कैलकुलेटर नहीं मिल सका कि उनमें जब वो कैलकुलेटर पे 2000 लिखे तो वहां पर 20,000 लिखा हुआ आ जाए। ऐसा कैलकुलेटर आप क्यों जाके हमारे इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन को नहीं दे देते? ऐसा कैलकुलेटर क्यों आप हमारे जो है वो माशी हालात को बेहतर बनाने वाले को नहीं देते? कहते रहे ना कि 4 हलके खुल गए तो इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, तो 4 हलकों में तो 4 मिल गया ना आप छोड़िए, मैं आपको लाहौर के 4 हलकों की बात करूं। आप NA130 को उठा लीजिए, आप शहबाज शरीफ साहब का हलका ले लीजिए, आप जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से 2 उनकी सीटें लाहौर से कामयाब हुए, दोनों सीटों को आप उठा लीजिए, जिन्होंने 1,71,000 लिए। मरियम नवाज के हलके को ले लीजिए। आपके ख्याल में क्या एनालिसिस है? देखें, अगर आप NA130 की बात करें तो वो तो हम पूरा चीज सामने लेकर आए, क्या गड़बड़ घोटाला था, कितना बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलता है। इसीलिए तो वो पार्लियामेंट की राहदारियां हो, मुस्लिम लीग नून का हेडक्वार्टर हो, जाती उमरा के चारों दीवार जहां पर सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया गया 2013 से 17 के दरमियान, जिस पर बात की जाती थी, यहां पर बेशक आप लाहौर के कोई इलाके में चले जाए, वहां पर यह सवाल उठता है कि अगर आप फॉर्म 45 पर जो है वो सवाल उठते हैं और जवाब नहीं देते, तो उनका तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाएं, जो कि उन्होंने काफी ताखीर से फॉर्म 47 इशू किए, तो उनमें फिलहाल कोई इतनी बड़ी चीज सामने नहीं आती। लेकिन फॉर्म 45 पर उस हलके पर भी तहफुजात हैं कि आप किस तरीके से जो है वो इतनी ताखीर से फॉर्म 47 जब आप लेकर आएंगे, फॉर्म 45 जब ताखीर से आप इशू करेंगे, तो उस पर तो सवालात उठते हैं। फिर तीसरी चीज जो बात की जा रही है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की, क्यों ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल 23 में से 11 इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 377 में से सिर्फ 25 इंतखाबी दरखास्तें निपटाई जा सकी हैं। ये मामला आज का नहीं है। अगर आप देखें 2013 में भी 385 दरखास्तों पर फैसला करने के लिए 14 ट्रिब्यूनल्स कायम किए गए, 2018 में भी 300 दरखास्तें थी, 20 ट्रिब्यूनल्स कायम किए गए। आज जो है ये ट्रिब्यूनल्स काम क्यों नहीं कर रहे? तो क्यों आप अदालतों में जाते हैं और आप कहते हैं दोबारा हमें गिनती की तरफ जानी चाहिए? ये आज कल लें फॉर्म 45 47 का मामला सेपरेट होगा, ट्रिब्यूनल्स में होने वाले फैसले अलग होंगे, और फिर जो रियलिटी है, जो अवाम जिसको देखती है, वो एक सेपरेट है। लेकिन मामला ये करने से जो ये तासुर दिया जा रहा है कि एक आईनी तरामीम हो जाएगी, हम हर तरह से फैसले ले लेंगे। लेकिन मैं आज आपको ये खबर दे रहा हूं कि अगर ये मामला सेट ना हुआ, जो अभी तक ये चीजें चल रही हैं, कि अगर ये मामला अभी तक सेट ना हुआ कि आईनी तरमीम की पोजीशन में हम आ जाएंगे, जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फैसला कर सकता है, या जिस तरीके से आप जो है अमेंडमेंट करके ले आए, तो फिर आप देखिएगा एंड वक्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में उतरेगी, और उतरने के बाद वो एक कहीं ना कहीं दूसरे या तीसरे वाय से राब्ते करेगी, और फिर ये हुकूमत ये कह सकती है कि ठीक है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, और फिर ये मामला आगे जाया जा सकता है। लेकिन हुकूमती जो दायरा अख्तियार है, हुकूमती जो हल्के हैं, उनके पास जब हम जाते हैं, उनसे जब हम इस पर बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि कोई आईनी तरमीम या कोई ऐसा जुडिशियल पैकेज जिसकी वो बात कर रहे हैं कि मामला लेकर चले। लेकिन वो ये समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर ऐसा किया तो मुस्लिम लीग नून के लिए हालात जो हैं वो सख्त होते चले जाएंगे। जी, हालात सख्त होते चले जाएंगे। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी जिस तरह से आप बता रहे हैं हज़रत साहब, अहम किरदार अदा कर सकती है, और ऐसे में इमरान खान साहब ने भी पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए नाज़रीन वापसी का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है। और इसी पर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे, इमरान खान साहब ने पार्टी छोड़कर जाने वालों की वापसी का रास्ता बंद कर दिया है, और वाज़ेह कर दिया उन्होंने जो लोग बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं।
अच्छे वक्तों में जो चार्लीज बने हुए थे बुरे वक्त में साथ छोड़ गए, जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, वो तसल्ली रखें। और मज़ीद इन्होंने गुफ्तगू की जिसमें कहा कि आमदन नहीं है, कर्ज बढ़ रहे हैं, मुल्क तबाही की जानिब जा रहा है। बलूचिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए बलोचों को साथ लेकर चलें। और मज़ीद भी उन्होंने फिर एक बार उन्होंने कहा कि फ्रॉड इलेक्शन की वजह से हम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो चुके हैं। आदिल साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, एक तरफ तो वो मुआशी बहरान की भी बात कर रहे हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम की भी बात कर रहे हैं और ख़ुद को वो पाकिस्तान का बड़ा सियासी लीडर भी समझते हैं, जो कि वो हैं भी। लेकिन ऐसे में ये मामला जो हैं उनके सियासी जो डेडलॉक है वो ख़त्म नहीं होंगे तो मामला फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो ये कहा कि वो कह रहे हैं कि वो जो लोगों ने मुश्किल वक्त में छोड़ गए उनको वापस नहीं लिया जाएगा। बुनियादी तौर पे जो यानी जो समझ भी आता है और जो बात नज़र भी आ रही है कि ये उन लोगों की जानिब इशारा है जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, जिन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली या उन्होंने पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और इमरान खान साहब को भी उन्होंने टारगेट किया। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने, मिसाल के तौर पे जिसमें फवाद चौधरी हैं, जिसमें असद उमर हैं, कुछ दीगर लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को या पार्टी की क़यादत को उस तरह से टारगेट नहीं किया और कोई दूसरी जमात उस तरह ज्वाइन नहीं की, ये लोग वापस आएंगे और यही इस जमात का असासा है। बाकी पार्टी क्या इन वकीलों ने चलानी है जो एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए पैदा हुई और जो अडयाला जेल में मुलाकातों के दौरान उन्होंने टिकटें हासिल कर ली और उसके बाद इस वक्त की जो सूरत हाल जिस तरह उन्होंने पार्टी चलाई, बीच में कुछ सीनियर लोग भी हैं, सीनियर वकला भी हैं और जो उन्होंने पीटीआई के साथ किया, तो असल में जो रुकावट डालने वाले लोग हैं इन लोगों के जो पुराने लोग हैं वो ये लोग हैं, क्योंकि जब ये वापस आएंगे तो उन लोगों का फ्यूचर जो है वो दांव पे लगेगा। एक और मामला भी है कि फिर ये लोग जो वकला विंग है ये उन लोगों को भी कह रहा है कि प्रेशर आप डेवलप करें कि जिन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जिन्होंने जेलें काटी, ताकि एक ऐसा प्रेशर रहे कि ये जो बाकी लोग जिन्होंने कोई ट्वीट कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत से अलग इख्तियार कर ली, वो किसी तरीके से वापस ना आए। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने ही पीटीआई में वापस आना है। पीटीआई के पास और इसके अलावा है क्या, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई है तो देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है क्या। बिल्कुल जो है वो साहब, बिल्कुल जिस तरह से आदिल साहब भी कह रहे हैं कि मौजूदा क़यादत पर इल्ज़ाम लगता है कि वो कमज़ोर क़यादत है और देखा जाए तो दूसरी सियासी जमातें हैं उन पर तो मौरूसियत करता आ गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये तो नहीं है। लेकिन ऐसे में जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, बानी पीटीआई की जानिब से फैसला दिया गया, क्या लगता है आपको कि ये दुरुस्त फैसला है? देखिए, एक सियासी हकीकत को तस्लीम करना चाहिए और वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान एक ही चीज़ का नाम है। इमरान खान साहब ही वो पॉपुलैरिटी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वही पॉपुलैरिटी है जो लोग इमरान खान साहब के साथ हैं। हसन साहब कवर करते हैं सड़कों के ऊपर भी। अदील साहब हमारे यहाँ पे ब्यूरो चीफ हैं। ये किसी एक शख्स का बता दें कि किसी ने कहा हो कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में असद उमर साहब की वजह से था या फवाद चौधरी साहब की वजह से था या आजकल की लीडरशिप गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर की वजह से हूँ या नईम पंजोता साहब की वजह से हूँ या किसी भी और की वजह से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की जो पॉपुलैरिटी है वो इमरान खान साहब के साथ कनेक्टेड है। अगर जब इनमें से कोई शख्स भी साथ नहीं था, ये जो आजकल की लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसको तो कोई जानता भी नहीं था 9 मई से पहले या दीगर चीज़ों से पहले, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के ख़त्म होने से पहले तो कोई भी नहीं जानता था। लेकिन इनको भी लोगों ने पजीराई दी, अब लोग जानते हैं, ये इलेक्ट भी हुए, इनमें से बहुत सारे दीगर भी इनका इन्फ्लुएंस है। ये इन्फ्लुएंस इफ़ेक्टिवली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप या लीडरशिप या कोर कमेटी का नहीं है। ये इमरान खान साहब जिनके साथ बहुत सा पार्टी भी तो चलानी है साथ साहब, पार्टी के लिए इमरान खान साहब ने तो नहीं चलानी। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि जब इमरान खान साहब वापस आएंगे, अगर किसी वक्त उनको रिहा कर दिया गया या कोई इस तरह की सिचुएशन बनी, जब भी बनी,
तो मेरा ख्याल है कि वो जिनको भी एक्सेप्ट कर लेंगे उनको दीगर लोग भी एक्सेप्ट करने के अंदर साथ चलेंगे, क्योंकि पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की, अगर वो किसी को जस्टिफिकेशन दे के कहें कि हम शीरीन मज़ारी को साहिबा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर मौजूदा लीडरशिप के अंदर से भी वो कुछ को कहें कि इन्होंने इस लीडरशिप ने उतना अच्छा काम नहीं किया जितना हमारी एक्सपेक्टेशन थी, हम इनको लीडरशिप रोल नहीं देंगे, तो मेरा ख्याल है कि जो इनिशियल पार्टी की तंजीम साजी होगी उसके अंदर लोग इमरान खान साहब की बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब बाहर आके अपनी पार्टी को असर नौ कुछ नए कुछ पुराने लोगों के साथ तश्कील दे सकेंगे, या ये उनकी कैद एक तवील अरसे के लिए है जिसके पीछे से पीटीआई मजीद को तितर बितर होगी? ये बुनियादी सवाल है। अगर वो वापस बाहर आ गए तो फिर पीटीआई को लीडरशिप या लोगों को इकट्ठे करने में दिक्कत नहीं होगी, यानी लीडरशिप की कमी नहीं होगी। ठीक है हसन साहब, जिस तरह से अदिल साहब ने भी बात की और साद साहब ने भी, क्या देख रहे हैं आप? कुछ चंद नाम हैं जो वापस आना चाहते हैं, इसके अलावा और कौन से लोग हैं जो ख्वाहिशमंद है और वाकई लगता है कि आपको उनका रास्ता बनेगा? देखिए, एक वक्त था कि नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उन पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थी, हालात उनके बहुत डेंजरस पोजीशन पे थे, करप्शन के चार्जेस लग रहे थे, फैसले आ रहे थे, और उस वक्त ये कहा गया कि मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी तादाद उनको छोड़ के चली गई। और फिर एक वक्त आया, और बल्कि वो टिकट लेने के लिए उनकी पार्टी ने अपना वहाँ पे दफ्तर खोला कि जब इंतखाबी जो है वो अनाउंस हुए तो वहाँ पर उन्होंने खोला, कोई टिकट लेने वाला भी नहीं था, तो बड़ा मुश्किल हालात में वो गुजरे। और फिर एक वक्त आया, वो हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि जब इंतखाबात का ऐलान हुआ तो वहाँ पर एक लंबी कतारें लगी थी, लोग आए, फिर उस पर पैसों के इल्ज़ामात भी लगते रहे, बेशुमार चीज़ें रही। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का दाया, इसका दाई तरफ देखे सिक्के के, इस तरफ देखें या दूसरी तरफ, दोनों तरफ एक ही शख्स पे पार्टी करी है, वो है इमरान खान। वो आज बाहर निकले तो वो तमाम अफराद जो इस टाइम मुस्लिम लीग नून में कुछ बैठे हैं, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बैठे हैं, वही कोई सरमायादार जगीरदार जिन्होंने एक अपना महाज कर रखा है कि हम ही अगर जीतेंगे तो मैदान खड़े होंगे तो मैदान जीत लेंगे, वो अफराद की बात हो रही। दूसरी तरफ तो नूली के लोगों को हाँ, IPP इस्तेकाम इस्तेकाम अगर आप बात करें कि ओन चौधरी शामिल हो जाएगा, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनकी एक्सेप्टेंस होगी, क्योंकि यहां पर मारूसियत नहीं है जो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में देखते हैं। चंद एक नामों के अलावा हमें दूसरा खानदान दायां बायां आगे पीछे, उसके अलावा कोई हमें मिलता ही नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मारूसियत की इंतहा है, और हमें यही नहीं अंदाजा होता कि हम किसकी बात कर रहे हैं। वो दायां देख लें, वजीर खजाना देख लें, यहां पर देख लें, आगे पीछे सारे आपको खानदानी अफराद मिलेंगे जो अहम ओहदों पर तफवीज़ हैं, या दाएं बाएं वही जो बिल्कुल जो अपने गुलामी तस्वुर करते हैं वो अफराद आपको मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो बानी पीटीआई का ये फैसला इस वक्त है, अगर ये एक और फैसला भी कर ले जो पहले इनको कर लेना चाहिए था कि कुछ ऐसे सियासतदान जिनका पाकिस्तान तरीके इंसाफ में शायद अभी भी कुछ चंद एक मौजूद हैं, उनको पार्टी दें ताकि उससे एक मुनज़्ज़म सिचुएशन लेकर आए। ये गालम गलोच, ये गुस्सा, ये एक सख्त लहजे, ये खत्म हो ताकि पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। दोनों तरफ से सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ में शुरू दिन से लेके आज तक मैं ये समझता हूं कि ये एक मैच्योरिटी की जो चंद एक सियासतदान है उनकी कमी दिखाई देती है। मुल्क की सलामती के लिए बिल्कुल हसन साहब आपका पॉइंट आ चुके हैं, तो नाज़रीन यहाँ पर शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे कैन कमिश्नर पंजाब अब्दुल रऊफ और सेक्रेटरी खुराक मुआज़म सिप्रा को ओहदे से हटाए जाने से नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। दुनिया न्यूज़ को मौसूल डॉक्यूमेंट्स में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। व्हाट्सएप पर मिलने वाले मीटिंग मिनट्स और पंजाब के मुतल्लिका अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद चीनी की बरामद ने अचानक वफाक और पंजाब में खलबली मचा दी है। कैन कमिश्नर पंजाब ने वफाक को ख़त लिखा और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मुतल्लिका मीटिंग के मिनट्स दोबारा जारी करने की दरख्वास्त भी दायर की। अदिल साहब, एक तो हसन साहब आपकी तरफ आऊँगी, जिस तरह से एक तो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी की बजाय जो है मुतल्लिका ब्यूरोक्रेट्स को हटाया गया, फिर उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद शुगर जो एक्सपोर्ट्स की इजाज़त वो कैसे मिली, ये कहानी है क्या? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर मैं आपके सामने रखूं कि पहले भी शुगर जो है मिल्स मालकान ने हुकूमत तक एक्सेस की और उन्होंने 1.5 लाख मैट्रिक टन जो है वो शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मांगी और उस पर भी कई पंडोरा बॉक्स खुलता रहा। लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से कैन कमीशन को यह डायरेक्शन दी गई कि आपने ना हाँ ना में जवाब नहीं देना, लेकिन आपने सिर्फ ये कहना है कि ये हमारे पास स्टॉक है, और वफाक ने उसकी इजाज़त दे दी। इस दफ़ा 13 अगस्त को एक इजलास होता है वफाक में, जिसकी
जिसकी सरबराही वफाकी वजीर राना तनवीर साहब करते हैं, और उसमें शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाती है। और उसमें यह कहा जाता है कि जो पंजाब के केंद्र कमिश्नर थे अब्दुल रऊफ, वो एक मामला सामने रखते हैं कि हमारे पास ये रिजर्व हैं, ये हमारे पास इतनी मिलियन मैट्रिक टन हमारे पास जो है वो जो चीज़ें मौजूद हैं, यानी वो बताते हैं 2.852 मिलियन मैट्रिक टन हमारे पास स्टॉक मौजूद है। लेकिन एफबीआर उनका डाटा मैच नहीं करता। एफबीआर कहता है कि 3.059 मिलियन मैट्रिक टन हमारे पास शुगर जो है वो उसका स्टॉक मौजूद है। लेकिन होता क्या है, मीटिंग मिनट्स में गलत चीजें सामने रख दी जाती हैं केंद्र कमिश्नर पंजाब का मौकफ करके कि इन्होंने कहा है कि आप अलाउ कर दें, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कर दिए जाते हैं। 21 अगस्त को दोबारा इजलास बुलाया जाता है और दोबारा उसकी उसमें जो है बाकायदा प्रॉपर चैनल उसकी अप्रूवल दे दी जाती है। ठीक 1 लाख मैट्रिक टन जो है मजीद आप चीनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो चीजें बहुत अहम हैं। जब 21 अगस्त को इजलास होता है तो जो 13 अगस्त के मीटिंग मिनट्स हैं वो जारी नहीं किए जाते। केंद्र कमिश्नर पंजाब वहां पर कहते हैं कि मुझे आप मीटिंग मिनट्स है वो प्रोवाइड नहीं किए जाते, और हालात ये बनते हैं कि 27 अगस्त को केंद्र कमिश्नर पंजाब को थ्रू व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप की कहानी पहले हमने देखे थे जैसे जजेस तब्दील होते थे, आज हमने देखा कि किस तरीके से उनको मीटिंग मिनट्स मौसूल होते हैं। और उस वक्त मौसूल होते हैं कि जब ईसीसी चीनी की बरामद करने की इजाजत दे चुका होता है और बरामद की इजाजत से रिटेल कीमत जो है उसको बेंचमार्क को अलग करने की भी हदायत जारी कर देता है। उसके बाद उनको मौसूल होते हैं तो केंद्र कमिश्नर पंजाब उस पर तहफुजात का इजहार करते हैं कि यह बिल्कुल गलत आपने जारी किया, मैंने ये बात नहीं की, ना मैंने अलाउ करने की बात की। वो ये कहते हैं 0.375 जो है हमारे पास लेस देन इतने हमारे पास जो है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व मौजूद है। यहां पे एक नया पंडोरा बॉक्स खुलता है। किस तरीके से चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई, कौन से मालकान को नवाजा गया। मीटिंग मिनट्स बताते हैं कि शुगर मिल्स मालकान एसोसिएशन की जानिब से जो मामला सामने रखा गया उसको देखते हुए वफाकी हुकूमत ने उसकी मंजूरी दी और मैंने बाकायदा उनसे मौकफ लेने के लिए राब्ता किया, कोई मौकफ मौसूल नहीं हो सका। और ये एक बड़ा पंडोरा बॉक्स है। अगर आप देखें ये अशराफिया है जिन पर हाथ डाला ब्यूरोक्रेट्स ने तो उनको ओहदों से हटा दिया। केंद्र कमिश्नर पंजाब अब्दुल रऊफ ने खत क्यों लिखा और उस पर कौन कौन सी उनको धमकियां मौसूल हुई, उनको ये डायरेक्शन दी गई कि आपने ये क्यों लेटर लिखा, उस पर उनके जो है वो एक लाख कहानी है। उनसे जब राब्ता किया गया वो ये कहते हैं धमकी तो नहीं, लेकिन मुझे इनडायरेक्टली जो है ये कहा गया था कि आपने खत किस तरीके से लिखा, किन की इजाजत से लिखा गया। और मेहरीन ये मामला यहां नहीं लिखा, शहबाज शरीफ खानदान की दो जो है शुगर मिल्स हैं, दोनों के रहते थे, उनको भी नोटिस जारी किया गया था। बिल्कुल हुकूमत इसकी जवाब दे। इसके साथ ही नाज़िर प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हुआ चाहता है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह के पास।